साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस सत्र के बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि अगर हम लोग महिलाओं में और पुरुष में भेद मिटाना चाहते हैं तो किसी भी सत्र को हम महिलाओं का या पुरुष का अलग दर्जा नहीं दे सकते। इसलिए ये हमारा सत्र कहने को महिलाओं के लिए हो सकता है, मगर ये विषय महिलाओं की समस्याओं को लेकर है, सत्र महिलाओं के लिए नहीं। इसलिए यहां पर किसी भी प्रकार का ऐसा विचार किसी के अंदर नहीं है कि महिलाओं के अधिकारों के प्रति हम लोग भी अगर ऐसा ही व्यवहार करते हैं तो फिर दुश्मन के षड्यंत्र को समझना और उसको उजागर करना शायद हमारे बस में नहीं होगा। यहां महिलाओं के अधिकारों के बारे में एक विषय हम लोगों ने, साथियों, विषय हमें कोई बनाकर नहीं देता है या किसी किताबों में लिखा हुआ नहीं होता जहां से हम ढूंढ के निकालते हैं। हमारा विषय बनता है जब हम फील्ड में काम करते हैं, तो काम करते वक्त जो अनुभव हमें होता है वो ही हमारा विषय बन जाता है। या हमारा दुश्मन जो भी किसी प्रकार का षड्यंत्र करता है और उसका प्रभाव जब हमारे समाज पर आता है तो हमारे लिए वो एक विषय बन जाता है। ये विषय नहीं है किताबों में पढ़ाए जाने वाले, ये हमारे समाज की समस्याएं हैं या हमारे समाज के साथ होने वाली धोखेबाजी है। इसलिए उन समस्याओं और धोखेबाजी को हम एक चर्चा का विषय बना करके यहां पर रखते हैं, जिससे उस समस्या पर सभी लोगों का ध्यान केंद्रित किया जाए और उस समस्या को लोगों के सामने उजागर किया जाए और उसमें किस प्रकार का षड्यंत्र है और उसका आने वाला परिणाम या दुष्परिणाम क्या होने वाला है, दुश्मन की उसके पीछे क्या सोच है, ये हम लोगों को बताना चाहते हैं। इसलिए इस प्रकार के विषय रखे जाते हैं। साथियों, इसी कड़ी में ये विषय यहां पर है कि महिला आरक्षण का मुद्दा। आप सभी साथी पढ़े लिखे साथी यहां उपस्थित हैं और आप इस बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि महिला आरक्षण का जो मुद्दा है ये राजीव गांधी के समय से लगातार चलता रहा और अब तक भी वो बंद नहीं, खत्म नहीं हुआ। मगर आज से 1.25 साल या 2 साल पहले तक जब भी महिला आरक्षण का मुद्दा, ये बात मैं भी समझ रहा हूं कि महिलाओं का अधिकार बाबा साहब की इच्छा अनुसार या बाबा साहब की चाहत के अनुसार 50% बनता है। हमारी संख्या इस देश में 85% है और जिसकी संख्या 3% है उससे हम मांगते हैं कि हमें आरक्षण दिया जाए। ये तो है ही है, ये आप भली बात ही समझ रहे हैं। जो बामसेप में कुछ सालों से भी अगर काम कर रहे हैं तो उसको ये बात समझ में आई हुई होगी, ज्यादा इस पर बहस करने की जरूरत ही नहीं है। मगर ये जो 15-20 साल या 25 साल तक कहा जा सकता है कि जिस मुद्दे को पार्लियामेंट में रखा गया, जिस बिल को पार्लियामेंट में रखा गया, हमेशा प्रतिपक्ष के लोगों ने उसका विरोध किया। प्रतिपक्ष के लोगों ने विरोध किया नहीं, पक्ष के लोगों ने विरोध करवाया, कहकर करवाया, क्योंकि वो इस मुद्दे पर सहमत थे आपस में कि ये पास नहीं होना चाहिए। इसलिए लोगों की वाहवाही लेने के लिए या उनका एक तरह से विश्वास हासिल करने के लिए अगर किसी एक पार्टी ने उसको पार्लियामेंट में रख दिया तो दूसरे दल ने उसका विरोध किया और विरोध किया तो प्रस्तुत करने वाले ने तुरंत वापस खींच लिया, अरे भाई विरोध हो रहा है इसलिए नहीं हो सकता। ये सारी की सारी बहानेबाजी, और ये बहानेबाजी लंबे समय तक चलती रही, कभी किसी ने, मगर इस पर किसी ने भी गंभीरता से विचार नहीं किया। अब ये विषय यहां पर हमने रखने के पीछे कारण क्या है कि अचानक 25-30 साल तक अधर लटक रहे उस बिल को या मुद्दे को पार्लियामेंट में एकदम से पास करने के लिए सिफारिश कैसे हो गई। अब इसके पीछे षड्यंत्र क्या हो सकता है, दुश्मन की सोच क्या हो सकती है, उसको हम बताना चाहते हैं।
जिस चीज को वो 25 साल 30 साल या 20 साल तक सहमत नहीं होते उसके ऊपर, उसको पास नहीं करना चाहते, अचानक क्या हो गया? क्या उनको महिलाओं पे रहम आ गया? क्या महिलाओं पर दया आ गई? क्या उनको होश आ गया, अरे नहीं इनका भी बनता है, देना चाहिए? क्या हो गया? ऐसा कौन सा कमाल है, चमत्कार हो गया? ऐसा कौन सा उनका हृदय परिवर्तन कहा जा सकता है कि हो गया कि वो 33% महिलाओं को आरक्षण देने पर एकदम से पक्ष और विपक्ष सारे के सारे राजी, एक मत होकर के, कांग्रेस और बीजेपी के लोग एक मत होकर के, एक राय होकर के वो बिल पास करने के लिए तैयार हो गए? क्या वजह है? साथियों, हम लोग यहां आज दूसरा दिन है, तीसरा दिन होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, 5 दिन तक लगातार जिन समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं उनमें मुख्य जो मुद्दा हमारा है वो मुख्य मुद्दा है हमारा, मैं तो इस बात को यहां तक कहूंगा कि ये आज इस साल का हमारा जो ये अधिवेशन है, ये अधिवेशन ही हमारे संविधान को समर्पित है। ये हमारा अधिवेशन संविधान को समर्पित है, क्योंकि हमारा दुश्मन किसी भी तरीके से संविधान को खत्म या प्रभावहीन करना चाहता है, उसका एकमात्र इकलौता उद्देश्य है। अगर वो एकमात्र इकलौता उद्देश्य संविधान को प्रभावहीन करने का या उसको खत्म करने का अगर सफल होता है, तो उसके एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों लाखों उद्देश्य हल हो जाते हैं, उसके मकसद पूरे हो जाते हैं, क्योंकि इस संविधान में हमारे अधिकार हैं। हजारों वर्षों से जो अधिकार हमें हमारे महापुरुषों के संघर्ष, त्याग और बलिदान की वजह से हासिल हुए, वे अधिकार इस संविधान में है, और इस संविधान को वो हर हालत में हटाना चाहते हैं, प्रभावहीन करना चाहते हैं। इसलिए कभी कोई बोलता है कि ये संविधान सही नहीं है, इसे समंदर में फेंक देना चाहिए। कभी केसी सुदर्शन बोलता है ये ब्रिटिश प्रभावित है, इसे समंदर में फेंक देना चाहिए, और उसको जूता पड़ता है, चप्पल मारा जाता है। तो इस तरीके से वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, और उस संविधान को खत्म करने का, प्रभावहीन करने का हर तरीके से रात और दिन 24 घंटे उनका जो थिंक टैंक है वो सोचता रहता है, प्लान बनाता रहता है कि किस तरीके से इसको किया जाए। अगर वो लोकतांत्रिक ढंग से इस संविधान को प्रभावहीन करना चाहे, या इसका एक तरह से कहे तो समीक्षा इसकी करनी चाहे, तो उसके लिए पार्लियामेंट में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। 2/3 बहुमत के बिना संविधान के किसी भी अनुच्छेद पर कोई किसी प्रकार की समीक्षा नहीं की जा सकती, कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। तो हमारे दुश्मन ने देखा कि इस तरीके से जो भी सारे प्रयास उन्होंने कर दिए, बहुत सारी हवा बनाई, हिंदू की हवा बनाई, इसको ब्रिटिश प्रभावित कह दिया, इसको और भी कई कई नाम दे दिए, मगर फिर भी वो अपने मकसद में सफल नहीं हुए। तो उन्होंने एक तरीका निकाला इसका कि इस संविधान पर अटैक कैसे किया जाए। पार्लियामेंट में, सांसद में 2/3 बहुमत बना करके संविधान का संशोधन या उसकी समीक्षा की जा सकती है, ऐसा प्लान उन्होंने बनाया होगा। अब संविधान में 2/3 बहुमत कैसे हासिल किया जा सकता है? 2/3 बहुमत हासिल करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? अभी जो पार्लियामेंट की स्थिति है उसमें जो सवर्ण 15% के लोग हैं वे, और कुछ हमारे लोग जो उनके प्रभाव में है, या फिर अज्ञानतावश उनके झांसे में फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों को मिलाकर पार्लियामेंट में 1/3 उनका स्पष्ट बनता है। 1/3 स्पष्ट बनता है। कुछ उनके लोग और कुछ हमारे लोग, जो लोग ये नहीं जानते कि मैं जो कर रहा हूं उसका क्या परिणाम होगा। पंजाब में भी 5-6 महीने पहले एक प्रोग्राम था, तो उस प्रोग्राम में मैं गया तो मुझे वहां पर एक जानकारी साथियों ने दी कि यहां पर एक कैबिनेट में बिल पास हुआ है। उसमें क्या कहा गया है
कि अगर किसी व्यक्ति ने ब्राह्मण को ब्राह्मण कहा तो उस पर एट्रोसिटी लागू होगा, उस पर एट्रोसिटी लागू होगा। ऐसा मुझे जो जानकारी दी गई उसमें है, और भी कुछ चीज हो सकती है उसके अंदर, लेकिन उसमें ऐसा बनाया गया कि किसी भी जाति के व्यक्ति को, जैसे एससी एसटी के व्यक्ति को अगर उसके जाति सूचक शब्दों से सूचित किया जाता है या पुकारा जाता है तो उस पर एट्रोसिटी होती है। तो उसमें उन्होंने लपेटे में लेकर एक कानून बनाया कि अगर ब्राह्मण को भी कोई इस तरीके से ब्राह्मण कहकर कुछ कहता है तो उस पर भी ऐसा हो सकता है। और उसके लिए जैसे जो जानकारी मुझे दी गई उसके अनुसार वहां पर अगर किसी एससी एसटी के व्यक्ति के ऊपर अगर अत्याचार होता है और वो एट्रोसिटी का मुकदमा दर्ज करता है तो कम से कम डीवाईएसपी रैंक का व्यक्ति उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है और उसकी हायर अथॉरिटी से ही मतलब जांच होती है। मगर अगर किसी सवर्ण को यानी ब्राह्मण को किसी दो व्यक्ति ने ब्राह्मण कह दिया या उसको ब्राह्मण से संबोधित कर दिया, अपमानित कर दिया, ऐसा कह दिया तो उसके ऊपर एक ASI 1 स्टार भी जांच कर सकता है। ऐसा कैबिनेट में एक बिल पास किया गया। और वहां तब मैंने चर्चा में बैठे बैठे पूछा, मैं क्या वहां पर कैबिनेट में कोई हमारा आदमी नहीं था? तो मुझे जानकारी दी गई कि वहां कैबिनेट में एक मंत्री हैं जो जुडिशियल से जुड़े हुए वकील हैं, कोई वो है और वो भी उसमें सहमत है। उन्होंने साथ में रह करके उस बिल को कैबिनेट में रखवाया। तो हो सकता है एक उदाहरण है कि इस तरीके से कुछ लोग हमारे अज्ञानतावश उसमें शामिल हो सकते हैं। अभी तो इतनी बात नहीं है, अभी जो जागृति भामसेब के माध्यम से पूरे देश भर में फैलाई जा रही है उसकी वजह से बहुत कुछ कम हो गया है। मगर फिर भी SC ST OBC के 85% जो लोग हैं उनमें से 15% तो उनके साथ जा ही सकते हैं। 15% अगर वो जाते हैं, 15 अगर उनके होते हैं तो 30-33% बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इनके लिए समस्या ये पैदा होती है कि संविधान की समीक्षा और संशोधन करने के लिए दूसरा एक तिहाई कहां से लाया जाए, एक तिहाई और चाहिए। तो उनके सातिर दिमाग की ये सोच क्या कहती है कि इस 33% महिला आरक्षण को लागू कर दिया जाए, इस बिल को पास कर दिया जाए और उसके बाद राजनीतिक में जहां पर भी MPs की सीट है वहां पर कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो वो सवर्ण महिलाओं को ही टिकट देकर खड़ा करे। चाहे वो कांग्रेस से जीत करावे चाहे बीजेपी से जीत करावे, वो महिला सवर्णों की ही जीत करके पार्लियामेंट में आएगी। वो अगर जीत करके महिला आती है तो वो उनके ही फेवर में रहेगी क्योंकि उनके प्रभाव में उनकी घर की महिला है वो। इसलिए वो लोग इस 33% महिलाओं के आरक्षण को बिल को पास करके और महिलाओं को अपनी महिलाओं को वो फील्ड में भेजकर यानी वहां पर सीटों पर से खड़ा करके जितवा करके पार्लियामेंट में ला करके वो 2/3 बहुमत बनाने का ऐसा षड्यंत्र साजिश उन लोगों ने बनाई होगी। मगर अचानक जब इसके ऊपर ये मांग हुई कि जो 33% भी आप दे रहे हो उसके अंदर कोटे में कोटा होना चाहिए, तो कोटे में कोटा होना चाहिए। अगर पार्लियामेंट में बिल पास कर दिया कि 33% महिलाओं को दिया जाएगा तो महिलाओं को दिया जाएगा, बात खत्म हो गई। महिलाओं को उसमें यह तो नहीं किया जा रहा है भाई इतने पुरुष भी लिखे जाए या इतने मतलब एक तरह से कहा जाए तो किन्नर रखे जाए, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। महिलाओं को ही कहा, चाहे SC की हो चाहे ST की हो चाहे OBC की हो, है तो महिलाएं। मगर जब कोटे में कोटे की बात आई कि 33% जो कोटा है उसके अंदर SC ST OBC का कोटा निर्धारित किया जाए, ऐसा जब कहा गया तो अचानक उनको एकदम से साफ सूंघ गया और उस बिल को यथास्थिति रख दिया। वरना महिलाओं को अगर देना है तो महिलाएं तो सभी महिलाएं हैं। मगर फिर भी उन्होंने ऐसा करके भी फिर उसके ऊपर स्थगन क्यों किया, रोक क्यों की? क्योंकि उनको मालूम है कि हम हमारे मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। अगर ऐसा होता है तो हमारा जो सोचा हुआ प्लान है वो सफल नहीं हो सकता और ये अधिकार जो हजारों वर्षों से हमको नहीं दे रहे हैं वो दे दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने तुरंत उसके ऊपर रोक लगा दी। ये एक बात महिलाओं तक सीमित नहीं है कि महिलाओं के आरक्षण का मैटर यहां पर नहीं है।
ये हमारे संविधान का मामला है। वो संविधान के साथ जो छेड़खानी करना चाह रहे हैं, उसके लिए हर रोज जो नए नए पैंतरे, नए नए तरीके जो निकाले जा रहे हैं, वो अभी इससे अगला विषय ही ऐसा है, इससे अगले सत्र का भी विषय ऐसा ही है, वो भी हमारे संविधान से ही जुड़ा हुआ मैटर है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये संविधान के साथ धोखेबाजी का मैटर है। इसलिए हमने इस एक समस्या जो महिला आरक्षण से संबंधित है, मगर ये संविधान को खत्म करने का षड्यंत्र है, इसलिए इसको हम लोगों ने रखा है। शायद इसको रखने की वजह से ऐसा लग रहा होगा कि महिलाओं का सत्र है, लेकिन महिलाओं का सत्र नहीं, ये जनरली सब्जेक्ट के लिए रखा हुआ है और उसमें महिलाओं की भागीदारी हम लोगों ने रखी है कि इस पर वो अपने अधिकार के बारे में बात कर सके। वरना एक सत्र और भी है इसमें, कल और चर्चा होगी महिलाओं पर, एक और सत्र भी हम लोगों ने रखा हुआ है। तो साथियों, इस तरीके से हमारा दुश्मन हमारे अधिकारों को समाप्त करने के लिए नए नए तरीके जो ढूंढता है, उनमें से ये भी एक तरीका उसने बनाया कि अगर 33% महिलाओं के आरक्षण बिल को पास कर दिया जाए और 33% आरक्षण महिलाओं को दे दिया जाए और आरक्षण दे करके फिर जब टिकटों का बंटवारा हो तब मांगने के लिए तो सभी आएंगे, मगर देना उनको ही है, जो ब्राह्मण है, बनिया है, उनको ही देना है। और वो महिलाएं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों में से उनको ही टिकट देना है। अगर बनिया हार जाएगी तो ब्राह्मण जीत के आ जाएगी, ब्राह्मण हार जाएगी तो बनिया जीत के आ जाएगी, कहीं पर दोनों आमने सामने ब्राह्मण होगी, एक दोनों में से ब्राह्मण ही जीत कर आ जाएगी। तो इस तरीके से 33% जो महिलाएं हैं, वो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अटैक नहीं हो सकता। ऐसा उन्होंने इनको सुरक्षित सीट माना कि अगर ये 33% महिला आरक्षण हम लागू कर देते हैं तो ये 33% सीटें तो हमारी पक्की हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें मान लीजिए कहीं पर किसी एकाध सीट पर किसी ओबीसी की कोई एकाध जाति का थोड़ा प्रभाव होता भी है तो वो सिर्फ इस शर्त पर उसको टिकट देंगे, जैसे राजस्थान में जाट को दे दिया, ठीक है, कहीं विश्नोई को दे दिया, कहीं पर पटेल को दे दिया, तो ऐसा वो टिकट इस शर्त पे देंगे कि आपको ये सीट जीतने के बाद हमारे ही फेवर में वोट डालना है। और वो अकेला कर भी कुछ नहीं सकती, एक अकेली महिला। इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि 33% में मजबूरीवश या दिखावा करने के लिए अगर 3% सीटें अगर मान लो दूसरों को देनी भी पड़ी तो वो भी आएगी, तो हमारी गुलाम बन के ही जाने का। ऐसा उन्होंने प्लान सिर्फ इसलिए बनाया ताकि वे संसद में, पार्लियामेंट में 2/3 बहुमत बना सके और 2/3 बहुमत बना करके इस संविधान पर समीक्षा कर सके, संविधान में बहुत सारे संशोधन कर सके। और अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर जो संशोधन हो चुका है उस संशोधन का पुनः संशोधन अगर करना है तो फिर 1/3 चाहिए। अगर जो संशोधन हो गया या हमने आवाज उठाई अरे गलत हो गया इसको पुनः करो, तो वो कहेंगे भाई 2/3 करो, लाओ और बना दो, वापस कर दो। वो 2/3 हम एक तो क्या 7 पीढ़ी में भी नहीं बना सकते। अगर एक बार मैटर इनके हाथ में चला गया तो एक बार नहीं 7 या 100 पीढ़ी तक भी वो 2/3 बहुमत हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो संविधान में हमारे जो अधिकार हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं, संविधान उनके फेवर में बन जाता है, एक तरह से मनुस्मृति का पुनर्सर्जन हो जाता है। ऐसा वो करना चाहते हैं, इसके लिए वो रात और दिन लगे हुए हैं, प्रयासरत हैं और हमेशा वो इस बारे में बहुत ज्यादा गंभीर होकर कार्य करते हैं। मगर साथियों, जिस संविधान ने हम लोगों को ये अधिकार दिए, जिन संविधान ने हमें जीना सिखाया, बोलना सिखाया, वे लोग संविधान के ऊपर इतने अटैक होने के बावजूद भी एकदम से मौन धारण किए हुए हैं। कोई बोल नहीं रहा है, कोई भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। मूल निवासियों के हक अधिकारों के लिए देश में हो रहे जन आंदोलन की प्रत्येक गतिविधियों की जानकारी के लिए मूल निवासी जन आंदोलन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान पर क्लिक करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद। जागो मूल निवासी। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।